नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसी के साथ साथ जनता को संबोधित भी किया। माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथी, मैं आप सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की भी शुभकामनाएं देता हूं और मां सिद्धधात्री से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से मातृ पितृतुल्य हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक जनों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने का आज के दिन इस शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो असेविनः चत्वारि तस्यं वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम्। अर्थात जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या, बल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, भगवान की कृपा होती है। आप सभी वरिष्ठ जन हमारे जीवन के दीप स्तंभ हैं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुभव की ज्योति से हमें सही राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके जीवन पर्यंत जो आपने अनुभव प्राप्त किया होता है, वो आप हम सभी को उसी के अनुरूप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अनुभव की आवश्यकता होती है, अपना अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयोअभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था और बहुत से
परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपतियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी, दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, क्योंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा, और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। सुबह 11:36 पर ये कपाट बंद किए जाएंगे। इसी के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट की बात की जाए तो 23 अक्टूबर को कपाट बंद होंगे। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट से जुड़ी हुई है। कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 11:36 पर ये कपाट बंद होंगे। इसी के साथ यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है, घोषणा भी कर दी गई है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 11:36 पर एक कपाट बंद होने की समय को तय किया गया है। इसी के साथ 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इसी के साथ शीतकालीन में मुखवा में मां के दर्शन होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे तो गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है, जहां 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। समय भी तय कर लिया गया है, जहां 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे तो वहीं 23 अक्टूबर दूसरे दिन यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट से जुड़ी हुई, जहां कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा कर दी है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अब? देखिए प्रिया, चारधाम से जुड़ी ये खबर है जिसमें जिससे जानकारी सामने आ रही है कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट जो है अब बंद होने की तारीख जो है वो घोषित कर दी गई है। शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर से गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो बंद कर दी जाएंगी। अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 12:26 पर विधि के साथ जो है पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद जो है गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन जो है वो उनकी जो है शीतकालीन गद्दी मुखवा पर होंगे। अब वहीं अगले दिन अगर 23 अक्टूबर की बात की जाए तो 23 अक्टूबर में भी गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो भी विधि विधान के साथ मुहूर्त के तहत जो है बंद किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई थी अब अप्रैल के दौरान, और उस दौरान के बाद जो है जिस तरह से 30 अप्रैल से जो है यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीच में आपदा के दौरान जो है मार्ग अवरुद्ध हुए, स्थगित यात्राओं को करना पड़ा, काफी परेशानियां जो है श्रद्धालु को करनी पड़ी। लेकिन दूसरी चंड की यात्रा जो है आपदा के बाद मानसून की समाप्ति के बाद जो है शुरू की गई थी। उस दौरान देखा जाए तो बड़े स्तर पर जो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और 45 लाख तक जो है अब तक आंकड़ा जो है पार हो चुका है श्रद्धालुओं का। और लगातार जो है कहीं ना कहीं अभी भी यात्री जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अब जिस शीतकालीन के लिए ये तारीख घोषित की गई है कि अब जो है 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 23 अक्टूबर को यमुना धाम के बाद, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो दर्शन होंगे वो शीतकालीन गद्दी पर दर्शन होंगे और उनको श्रद्धालुओं को शीतकालीन यात्रा के लिए बना होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत जिला मुख्यालय स्थित मोटर स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सीबीआई की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार हर हाल में देश के युवाओं के साथ खड़ी है, किसी भी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून इसलिए बनाया गया है किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रदेश आज बहुत खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले तो एसआईटी जांच बैठाई इस नकल प्रकरण में, और जब छात्रों की यह मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, जब उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं को करा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परीक्षा जो नकल प्रकरण आया, 4 वर्षों में नकल विरोधी कानून आने के बाद 25,000 नियुक्तियां हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई हैं। लेकिन नकल माफिया अपनी कारणों से उनसे बाज नहीं आ रहे हैं, अपने कारनामे वो कर रहे थे और जिस कारण मजबूरन छात्रों को वो आंदोलन करना पड़ा और सरकार उनके साथ थी। सरकार ने पूरा साथ उनका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। कल जब वह धरना स्थल पर पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं, और उन्होंने छात्रों की मांग को मानते हुए, जैसे कि वो चाह रहे थे कि सीबीआई जांच कराई जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एसआईटी जांच के लिए उसका गठन का आदेश दिया था और छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रों की जो मांग होगी हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच की जो मांग थी छात्रों की उसको पूरा किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूके SSC पेपर लीक मामले में प्रदेश में युवाओं में भड़के असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी गई है। मामले में लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के द्वारा छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। पूर्व विधायक ने कहा कि भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं की मांगों का संज्ञान लिया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद करते हैं। जो वर्तमान में छात्रों और बेरोजगारों का जो उत्तराखंड में आंदोलन था वो बहुत एक जबरदस्त आंदोलन था पेपर लीक के मामले में और जनता में बहुत तगड़ा आक्रोश था। उसको देखते हुए जो वर्तमान में छात्रों का, बेरोजगार युवाओं का
जो एक बड़ा आंदोलन था, उनकी मांग ये थी कि जो सरकार ने एसआईटी गठन की संस्तुति दी है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो। खबर चक्राता से है, जहां डीएम सवीन बंसल ने कालसी ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम उटैल बसोगीलानी में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं शिविर में 166 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 56 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इस मौके पर पेयजल समस्याओं पर डीएम ने जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजकर आधे घंटे में रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा कालसी मुख्यालय क्षेत्रवासियों की कूड़ा निस्तारण की मांग पर डीएम ने एसडीएम को भूमि चयन के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी राज्य सरकार की निर्देश अनुसार और हमारी जो आमजन की अपेक्षाएं हैं कि पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज़ हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज़, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुज़ुर्ग, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज ही हमारा अराउंड 15th ऐसा मल्टीपर्पज़ कैंप है जिसमें सभी सीनियर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम जो हमारे दूरस्थ गांव हैं, जहां पे 20-25 गांव ग्राम पंचायतें कवर हों। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर के चकरपुर गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष जोशी ने बताया कि सरकार की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाए। वहीं बीडीसी सदस्य सचिन बजाज ने कहा कि अटल आदर्श ग्राम होने के बाद भी हमारे गांव की हालत बहुत खराब है और इस कार्यक्रम के तहत हमने नोडल अधिकारी के सामने अपनी मांगें रखी हैं और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द समस्याओं को दूर करेगी। कार्यक्रम आई ये था सरकार जनता के द्वार। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे, मतलब पशुपालन अधिकारी आए थे और काफ़ी योजनाओं के बारे में हमें बताया गया। पशुपालन के लिए उस पर लोन के लिए भी और क्या क्या उस पर सब्सिडी है उनके लिए बताया गया। और ग्रामीण की काफ़ी समस्याएं थी, जो कि हमारा गांव अटल आदर्श गांव है और स्थिति ये है कि बहुत पीछे चला गया है अटल आदर्श गांव। ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा। जो पहले जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो विकास कार्य नहीं किए गए, ये आज उन चीज़ों के लिए ग्राम में जो भी समस्याएं, नाली की, सड़क की, पेंशन की। सरकार जनता का द्वार कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान सचिन बजाज साहब थे, हमारे ग्राम प्रधान श्रीमान आयुष कोचर साहब थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमान प्रेम कोचर साहब थे। आपकी उपस्थिति में यहाँ पर लगभग 100 पशुपालकों और स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया और कुल यहाँ पर 28 समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। और राज्य सरकार की ये एक योजना है, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम, जिसमें ये निर्देश हुए हैं कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी महीने में एक बार किसी खास चिन्हांकित गांव में जाकर वहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संवाद करेंगे और विभिन्न विभागों की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा। तीर्थनगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती कराने से मना कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि तेरा मरीज है, सफाई तू कर। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बना खड़ा है।
नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गए, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर, तो बिस्तरे पर हुआ। अच्छा। हाँ लड़का, ओकरा बाद से हम जाके 2-3 गो सुनाए। तो क्या मामला हुआ था यहाँ पे, किस तरीके से आपको पता चला, फिर आप यहाँ पहुँचे? मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यहीं हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपने वास्तविक और डिजिटल परिदृश्य को नया आकार देने के लिए न केवल सड़कों और रेल बिछाने बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र के ढांचे के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी यात्रा आरंभ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे की विकसित भारत की रीढ़ के रूप में परिकल्पना की है। उनके गतिशील नेतृत्व ने बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिकल बाधाओं से निकलकर अब अवसर के सेतुओं के रूप में विकसित हो चुके हैं, जो आर्थिक विकास और शहरी रूपांतरण को सक्षम बनाते हैं। इस विकास के केंद्र में पीएम गति शक्ति और उड़ान जैसी पहल है, जो रोज राजमार्गों का विस्तार कर रही है, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रही है और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बना रही है। लेकिन रूपांतरण केवल परिवहन तक ही सीमित नहीं है, ये भारत के शहरों की धड़कनों से माध्यमों से समर्थित हो रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन प्रौद्योगिकी, स्थिरता और नागरिक केंद्रित डिजाइन को एकीकृत करके शहरी जीवन की फिर से कल्पना कर रहा है। इसका पूरक कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है, जो शहरी अवसंरचना के लिए क्रांति ला रहा है। साथ में इन पहलों ने न केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है बल्कि गतिशीलता, समावेशिता का संचार किया है। ये सिर्फ विकास नहीं है, बुनियादी ढांचे के सभी कार्यक्षेत्रों की सिम्फनी है। जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, इसका बुनियादी ढांचा केवल एक नींव नहीं, एक लॉन्च पैड साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। ये समन्वित योजना निर्माण और निष्पादन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ये निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए कई परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को एकीकृत करती है। ये प्लेटफॉर्म दक्षता में सुधार करने, विलंब को कम करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।